इंग्लिश है, स्पेनिश है, पुर्तगीज है, इन भाषाओं में ये ध्वनि नहीं है, ये अक्षर नहीं है। आर्य लोग बोलते हैं। रामविलास शर्मा ने कहा यदि आर्य लोग ये ध्वनियां बोलते हैं, जहां से आए थे वहां कहां है बताइए हमको। अरे जहां से आए होंगे वहां कुछ लोग रह गए होंगे, बोलते होंगे। यूरोप में कोई देश, यूरोप की कोई भी भाषा सर्वोच्च महाप्राण ध्वनि बोल ही नहीं सकती। मेरठ था बोल के दिखाइए, तो अंग्रेज मेरठ नहीं बोल सकता, MERUT ये लिखता है। मथुरा है, मथुरा में था आता है। मथुरा रेलवे स्टेशन पे जाओ, आपको पत्थर लगा मिलेगा पुराना 100 साल पहले का। मथुरा की स्पेलिंग क्या लिखा है देखिए आप जरा, MUTTRA। वो था नहीं बोल सकता। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी तो अकेले एक ही सिद्धांत पर धड़ाम गिर जाती है। लेकिन हमारे पास ऐसे सुंदर सुनाम धन्य हमारे बंधु हैं जो अभी भी यही कहते हैं आर्य बाहर से आए थे, मानने को तैयार नहीं। और इसे डॉक्टर साहब की इस थीसिस पर फिर से लंबी बड़ी रिसर्च होनी चाहिए, कुछ लोग सामने आवे। डॉक्टर साहब ने कहा भाषा के आधार पर प्रांतों की रचना मत करो। एक भाषा भाषी लोगों का एक ही प्रांत होना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्या है? एक भाषा भाषी लोगों के 2 प्रांत हो सकते हैं। सारे मराठी भाषी लोगों के एक प्रांत में क्यों लाते हो? मराठी बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, उनके 2 प्रांत बना दो। तेलुगु वाले ज्यादा लोग हैं, उनके 2 प्रांत बनाओ। भाषा के आधार पर प्रांत बनाना ये उचित नहीं है। अब देखिए तेलुगु के आधार पर आंध्र प्रदेश बना, भाषा एक ही है, 2 प्रांत बनाने पड़ गए, तेलंगाना अलग हो गया। और इसे भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक आवश्यकता और सुविधा के अनुसार आप प्रांतों की रचना करिए। लेकिन उसे उनकी बात नहीं मानी गई। विदेश नीति के बारे में डॉक्टर साहब कहते हैं कि 47 में हमारा कोई भी विरोधी नहीं था। 51-52 आते आते एक भी देश हमारे समर्थन में यूएन में खड़ा नहीं होता। ये क्या हो गया 3-4 साल के अंदर? हम कश्मीर के मुद्दे को लेकर के गए, हमको एक भी सपोर्टर यूएन में नहीं मिला। हमारी विदेश नीति का क्या हाल है? डॉक्टर साहब कहते हैं तिब्बत पर चीन आ रहा है, अपने को सावधान रहना, तिब्बत को बचाना चाहिए। अगर चीन तिब्बत को ले लेगा तो उसकी सीमा हमसे मिल जाएगी, हमको तिब्बत बचाना चाहिए। डॉक्टर साहब की बात नहीं सुनी गई। 370 का विरोध किया। और जब शेख अब्दुल्ला ने डॉक्टर अंबेडकर जी को कहा कि हमको कुछ अधिक अधिकार दीजिए कश्मीर के लिए, तो शेख अब्दुल्ला को जो डॉक्टर साहब ने कहा वो मैं वाक्य पढ़ता हूं। तुम चाहते हो कि भारत कश्मीर की रक्षा करे, कश्मीरियों को पूरे भारत में समान अधिकार मिले, पर भारत और भारतीयों को तुम कोई अधिकार नहीं देना चाहते। मैं भारत का कानून मंत्री हूं और मैं अपने देश के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी और विश्वासघात करने में शामिल नहीं हो सकता। तो अपना नया संविधान आ रहा था, तो डॉक्टर साहब को कई बातों की चिंता थी। डॉक्टर साहब ने कहा लोकतंत्र ला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या पहले लोकतंत्र नहीं था? पहले लोकतंत्र था। हमने आजादी की लड़ाई में बहुत सारे नए नए प्रयोग किए हैं, हमने धरने दिए हैं, हमने प्रदर्शन किए हैं, हमने सरकारी कानून की अवज्ञा की है, हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाए हैं। अब ध्यान में रखो, अब संविधान अपना है, अब सरकार अपनी है, आपके पास अपनी बात कहने के लिए व्यवस्था है। आप विधानसभा में जाओ, आप लोकसभा में जाओ, आपका जुडिशियरी है, आपके पास प्रेस है। और जब ये पुराने जो आदत पड़ गई है उसको जल्दी से छोड़ दो। धरना, प्रदर्शन, कानून न मानना, ये छोड़ दो। लोकतंत्र के नाम पर इन अधिकारों का प्रयोग अब नहीं करना। अगर करोगे तो हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, ध्यान में रखना। और डॉक्टर साहब लिखते हैं
If we wish to maintain democracy, not merely in form but also in fact, what must we do? The first thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means we must abandon the bloody methods of revolution. It means that we must abandon the method of civil disobedience, non-cooperation and सत्याग्रह. बोला इसकी आवश्यकता नहीं है. डॉक्टर साहब जानते थे कि 60-70 वर्षों में जो आदत लगी है एकदम जाएगी भी नहीं, और इधर फिर से लोग सड़क पर आकर के बैठेंगे, धरने लगाएंगे, ट्रेन रोकेंगे, वो ठीक नहीं होगा और अपने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नष्ट कर देंगे. सबका फिर समझाते हैं, when there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the grammar of anarchy, and the sooner they are abandoned, the better for us. संविधान जब आया और संविधान जब पास होने वाला था 25 नवंबर 1949, कम्युनिस्ट लोग विरोध कर रहे थे संविधान का. कुछ समाजवादी भी विरोध कर रहे थे, लेकिन कम्युनिस्ट लोग विरोध कर रहे थे. डॉक्टर साहब ने इसका उत्तर दिया है. 25 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका लास्ट स्पीच है. वो बोलते हैं ये क्यों विरोध कर रहे हैं, मालूम है आपको? The condemnation of the constitution largely comes from two quarters, the Communist Party and the Socialist Party. Why do they condemn the constitution? Is it because it is really a bad constitution? I venture to say no. The Communist Party wants a constitution based upon the principle of the dictatorship of the proletariat. They condemn the constitution because it is based upon parliamentary democracy. डॉक्टर साहब स्पष्ट किया ये विरोध क्यों कर रहे हैं? ये लोकतंत्र देश में आ गया है, इसके कारण से विरोध कर रहे हैं. इनको डिक्टेटरशिप चाहिए. डॉक्टर साहब आज वेरी क्लियर इन लोगों के बारे में. डॉक्टर साहब ने कहा मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग, मैंने केंद्र को कुछ ज्यादा ताकत दे दी है, राज्यों के अधिकार कुछ कम किए हैं. डॉक्टर साहब ने कहा बताओ कभी संकट की घड़ी आएगी तो कौन निर्णय करेगा? किसी विशेष परिस्थिति में देश फंसेगा तो समाज किसकी ओर देखेगा, राज्यों की ओर या केंद्र की ओर? राज्यों को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जब कभी देश पर विपत्ति आएगी, कोई संकट का क्षण आएगा, अचानक कोई आवश्यकता आएगी, उसके लिए केंद्र के अधिकारों को सुरक्षित रखना संविधान में आवश्यक है. मैंने वो काम किया है. वे लिखते हैं when all formation are stripped away, the bare question is what authority commands the residual loyalty of the citizen? Is it the center or the constituent state? Ambedkar बोलते हैं there can be no doubt that in the opinion of the vast majority of the people, the residual loyalty of the citizen in an emergency must be to the center and not to the constituent states. For it is only the center which can work for a common end for the general interest of the country as a whole. और कहते हैं ऐसे संकट के समय में हम लोग किसी भी प्रकार से अधिकारों को राज्यों के हाथ में नहीं दे सकते जब देश के ऊपर सामूहिक रूप से कोई बड़ा संकट आएगा. और जो उस समय की व्यवस्था उन्होंने संविधान में की है, बाकी सामान्य समय में राज्यों को अधिकार पूरे थे. अब दूसरी बात डॉक्टर साहब कहते हैं क्या हम गणतंत्र को पहली बार ला रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. भारत दुनिया का पहला गणराज्य था. वैशाली का गणराज्य, मज्जी का गणराज्य, मगध के गणराज्य, बहुत सारे गणराज्य थे जहां पर व्यवस्था थी. गांव से चुन करके लोग आते थे और वो चुनाव जो होता था वो यूनानिमस था. वैशाली के गणराज्य में 7,707 प्रतिनिधि होते, 7,707 रिप्रेजेंटेटिव्स वर देयर,
एंड वैशाली। तो वैशाली का रिपब्लिक जो है उसमें 7,707 बिल्डिंग्स थी। 7,707 उस वैशाली के अंदर सरोवर थे, तो हर एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ थे और व्यवस्थित रूप से उनका सदन बैठता था, वहां चर्चा होती थी, प्रस्ताव आते थे, प्रस्ताव पारित होते थे। लेकिन ये सारे प्रतिनिधि मेजोरिटी और माइनॉरिटी से चुन करके नहीं आते थे, ये सारे प्रतिनिधि सर्वसम्मति से चुन करके आते थे। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं यही व्यवस्था बुद्ध के संघ में भी थी। बुद्ध के जो संघ थे उन संघों में यही पार्लियामेंट्री व्यवस्था थी, उनके पास सारी व्यवस्थाएं थी। वो लिखते हैं they had rules regarding seating arrangements, rules regarding motions, resolutions, quorum, whip, counting of votes, voting by ballot, censor motion, regularization, ये सब बातें बुद्ध संघ में थी और ये सब बातें उन्होंने उस सिस्टम से ली थी। और देखो ये कहे कि हमने कोई ये पश्चिमी जगत से लिया है, ये नहीं, हम गणराज पुराने हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि संविधान चलेगा कि संविधान नहीं चलेगा। लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं संविधान अच्छा है कि संविधान खराब है, ये देश को ठीक मार्ग पर ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। डॉक्टर साहब को कोई भ्रम नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं कितना भी अच्छा संविधान ला करके दे दीजिए, अगर नागरिक ठीक नहीं है संविधान फेल हो जाएगा। और कितने भी अच्छे लोग अगर समाज में हैं, संविधान खराब भी रहा तो देश ठीक चल जाएगा। तो डॉक्टर साहब को पूछा संविधान अच्छा, संविधान बुरा, संविधान सफल होगा कि संविधान फेल हो जाएगा, क्या मेरिट में बताते आप? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं आई शैल नॉट देयरफॉर एंटर इनटू द मेरिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज आई फील however good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. However bad a constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be a good lot. The working of a constitution does not depend wholly upon the nature of the constitution. The constitution can provide only the organs of a state, such as the legislature, the executive, and the judiciary. The factors on which the working of those organs of the state depend are the people and the political parties. They will set up as their instruments to carry out their wishes and their policies. Who can say how the people of India and their purposes, or will they prefer revolutionary methods of achieving them? If they adopt the revolutionary methods, however good the constitution may be, it requires no prophet to say it will fail. It is therefore futile to pass any judgment upon the constitution without reference to the part which the people and their parties are likely to play. वो कहते हैं इस बात को बताने के लिए कोई प्रोफेट की जरूरत नहीं है, ये संविधान फेल होगा या संविधान चलेगा। मैं ही बता देता हूं, अगर आदमी अच्छे नहीं रहे तो निश्चित मानिए ये संविधान फेल हो जाएगा। लोग अपनी पार्टी के हितों को पहले रखेंगे या देश के हित को पहले रखेंगे। लोग अनुशासित रहेंगे या अनुशासित नहीं रहेंगे। लोग ईमानदार रहेंगे या बेईमान रहेंगे। संविधान इसमें क्या करेगा? अगर लोग अच्छे होंगे तो निश्चित मानिए संविधान सफल हो जाएगा। डॉक्टर साहब हिंदू कोड बिल के ऊपर डिबेट चलाते हैं, हिंदू कोड बिल आना चाहिए। तो हिंदू कोड बिल को डिफाइन करते हैं, उसको सुनिए। दिस कोड अप्लाइज ए टू ऑल हिंदूज, दैट इज टू से टू ऑल पर्सन्स प्रोफेसिंग द हिंदू रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स, इंक्लूडिंग वैष्णव और लिंगायत, मेंबर्स ऑफ ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। बी टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। This code also applies to any person who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion. उन्होंने ये जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड जू, ये 4 रिलीजन बाहर से आए हैं। इनके अलावा जो लोग हैं
उन सब पर हिंदू कोड भी लागू होगा। आगे बोलते हैं, और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, एप्लीकेशन ऑफ हिंदू कोड टू सिक्स बुद्धिस्ट एंड जैन वाज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। आगे बोलते हैं, when Buddha differed from Vedic Brahmins, he did so only in matters of creed and left Hindu legal framework intact. He did not propound a separate law for his followers. The same was the case with Mahavir and the Sikh Guru. यह भी कहा, उन्होंने कहा भगवान बुद्ध ने एक नया विचार दिया था, कोई कोड नहीं बना करके दिया। सिख गुरुओं ने भी एक अच्छा विचार दिया, जो कुरीति आ गई, समस्या आ गई, उसको दूर किया। अंतिम भाषण में, अंतिम पैराग्राफ में वे चिंतित हो गए। जो नवंबर का भाषण है 1949 का, उसमें चिंतित हो गए और परेशान है। परेशान इस कारण से हैं, वे कह रहे हैं हम आजाद हो गए, अपना नया संविधान हम ला रहे हैं, और अभी 26 जनवरी को संविधान आ जाएगा, तो क्या हम अपनी आजादी को स्थिर रख पाएंगे? भारत तो पहले भी आजाद था, अपनी आजादी खोया क्यों? यह प्रश्न वो संविधान सभा में अपने इस अंतिम भाषण में उठाते हैं। जो 25 नवंबर का भाषण है उनका, उनके भाषण के अंतिम पैराग्राफ में आपको पढ़ करके सुनाता हूं, उनकी चिंता हमारे ध्यान में आ जाएगी। On January 1950, India will be an independent country. What would happen to his independence? Will she maintain her independence, or will she lose it again? This is the first thought that comes to my mind. It is not that India was never an independent country. The point is that she once lost the independence she had. Will she lose it a second time? It is a thought which makes me most anxious for the future. What perturbs me greatly is the fact that not only India has once before lost her independence, but she lost it by the infidelity and treachery of some of her own people. वे इतिहास के कुछ मार्मिक उदाहरण देते हैं। In the invasion of Sindh by Muhammad bin Qasim, the military commanders of King Dahar accepted bribes from the agents of Muhammad bin Qasim and refused to fight on the side of their king. Second example, it was Jaychand who invited Muhammad Ghori to invade India and fight against Prithviraj and promised him the help of himself and the Solanki kings. Third example दिया, when Shivaji was fighting for the liberation of Hindus, the other Maratha noblemen and the Rajput kings were fighting the battle on the side of Mughal emperors. Fourth example, when the British were trying to destroy the Sikh rulers, Gulab Singh, their principal commander, sat silent and did not help to save the Sikh kingdom. वो परेशान हो जाते हैं। Will history repeat itself? It is a thought which fills me with an anxiety. कहते मेरे मन में दुख हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण इतिहासों में देखता हूं, भारत कैसे अपनी आजादी को खो दिया। ये बाहर के लोग ही नहीं थे, हमारे अंदर के लोग थे। हम राष्ट्रीय हितों को अपनी पार्टी के ऊपर रखेंगे या राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता कर लेंगे, यह चिंता उनके मन में है। This anxiety is deepened by the realization of the fact that in addition to our old enemies in the form of caste and creed, we are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds. Will Indians place the country above their creed, or will they place creed above country? I don't know. But this much is certain, that if the parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever. अंत में बोलते हैं, we must be determined to defend our independence with the last drop of our blood. इस तरह से संविधान सभा का उनका अंतिम भाषण। मेरी आपसे विनम्र विनती है
डॉक्टर साहब के इस अंतिम भाषण को गंभीरता के साथ सबको पढ़ना चाहिए। वो संक्षेप में जरूर है, 7, 8, 10 पृष्ठों का है बस, लेकिन 20-25 मुद्दे उन्होंने उठाए हैं जो देश के भविष्य के लिए है। मैंने सब मुद्दों को यहां छूने का कोशिश नहीं किया। वो कहते हैं लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी आएगी, डेमोक्रेसी आएगी, लेकिन लोगों के मन में आएगी कि नहीं आएगी? हम अस्पृश्यता को दूर करने का कानून तो बना देंगे, ये कानून लागू होगा क्या? लोग मन से इसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? लोगों के मन के अंदर परिवर्तन कौन लाएगा? और जो कहते हैं कि समाज सुधार के लिए लोगों का मन बनाइए, कानून से ऊपर लोगों का मन है। अगर वो मन सुधर जाएगा तो देश शीघ्रता से आगे बढ़ेगा। तो एक और देखते हैं, वे बड़े अर्थशास्त्री है, वे समाज शास्त्री है, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो एजुकेशनिस्ट है, बैरिस्टर भी है, वो पार्लियामेंटेरियन है, मिनिस्टर भी है, लेबर लीडर भी है, सोशल रिफॉर्मर भी है, नॉट सब कुछ है। बट डिटरमाइंड फॉर वन, एक मौलिक बात के लिए वे समर्पित हो गए, अपने देश के लिए क्या करना। बड़ी कमाई के लिए नहीं लगे, वो चाहते थे बहुत बड़ी कोठी, बिल्डिंग और पैसा कमा सकते थे, वो छोड़ दिया। अपने देश के गरीब लोगों की चिंता, अपने उस समाज की चिंता जो सैकड़ों वर्षों से कष्ट में, दुख में है। आज 75 वर्ष के बाद हम लोग अपने अंतर्मन से पूछे, क्या हमारे संस्थानों में ऐसा छोटा मोटा भेदभाव तो नहीं होता? हमारे गांव में, गली में, मोहल्ले में भेदभाव तो नहीं होता? क्या हमारे सारे समाज के लिए एक लेप्रोसी की तरह है, एक कुष्ठ की तरह सारे समाज में लगा हुआ है? डॉक्टर अम्बेडकर की लड़ाई इस सारी बीमारी से है। हमारे संविधान ने अधिकार दिए हैं, हमारा मौलिक दर्शन भी अधिकार देता है, सबके अंदर परमात्मा देखता है, व्यवहार कैसा करता है। तो मन के अंदर बैठ गई बीमारी, इसको दूर करना और हर दृष्टि से अपने देश की उन्नति के लिए काम करना। बहुत पीड़ा में आकर के भी उन्होंने कुछ लिखा, लेकिन वो छपने के लिए नहीं लिखा, लिख करके रख दिया, लोगों ने उत्साह में छपवा दिया, कोई बात नहीं। और इसलिए उनके जीवन में कभी उत्साह भी आता है, कभी दुख भी आता है, आशा भी आती है, कभी निराशा भी आती है। हर तरह के फेज से वे गुजरे हैं और इसलिए उनके सारे साहित्य को समग्रता से विचार करें, उनके जीवन को देख करके विचार करें, उस परिस्थिति में अपने को रख करके विचार करें। वो मिनिस्टर है, लेकिन चपरासी उनको हाथ में फाइल नहीं देता। वो बैरिस्टर है, मकान किराए पर नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति के मन में कैसा आता होगा? और इसलिए वे घोषणा कर देते 1935 के आसपास, मैं हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहता। लोग परेशान होते हैं, लेकिन वेट करते हैं, 21 वर्ष तक प्रतीक्षा भी करते हैं, और धीरे से वे उसी धारा को पकड़ते हैं जो इस देश की सनातन धारा है, और भगवान बुद्ध के श्री चरणों में चले जाते हैं और देश का कम से कम अहित करते हैं। उनके इस निर्णय से बहुत कम अहित होता है देश का। ये बात उन्होंने कही भी है कि मैंने गांधी जी को आश्वासन दिया था कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे देश को इतना कष्ट हो। और इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि इसको समग्रता के साथ हम लोग अध्ययन करें। इनको शोध करना है, वे शोध करें और इस विषय पर आगे बढ़ें। उनके राष्ट्रीय विचारों को, राष्ट्रीय मंतव्य को गहराई से समझें, उनके दुख को भी समझें, उनके उद्देश्यों को भी समझें, उनके आह्वान को समझें, तब हम उनको ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। केवल एक पॉलिटिकल लीडर के नाते से न समझें। बस यही मेरी विनम्र प्रार्थना आपसे है। नमस्कार। आपके वक्तव्य के बाद
आपने जो कुछ कहा वो सभी के दिल तक छुआ, हमारे में ज्ञान में समृद्धि हुई, साथ ही हमें ये सोचने पर भी विवश किया कि जो विजन, जो सोच उनकी थी, उसको वर्तमान संदर्भ में हमें और कार्य करने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने कहा, भारत की विविधता, एकता, अखंडता या जिन विषय के ऊपर बाबा साहब ने उस समय चिंता जाहिर की थी, चाहे वो 370 का विरोध हो या तो उसी समय समझ गए थे कि चाइना का भीतरी घात या विस्तारवादी नीति आने वाले भविष्य में कैसी होगी, जो हम सभी देख रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ बिंदु आपके समक्ष और रखना चाहता हूँ। जैसा माननीय परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अभी कहा, बाबा साहब हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और हमेशा ये कहा करते थे कि सबको खूब पढ़ना चाहिए। जैसा माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी भी अभी कह रहे हैं, हर रोज एक आध किताब पढ़ने की आदत आपको डालनी चाहिए, ऐसा बाबा साहब जी का कहना था। इससे ज्ञान भी बढ़ेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आगे वो लिखते हैं, राजनीति की तरह ही शिक्षा संस्थान का भी महत्व है। किसी समाज की उन्नति उस समाज के बुद्धिमान, कुछ कर गुजरने का मादा रखने वाले उत्साही युवकों के हाथ में होती है। इसी दिशा में सोचते हुए पिछले वर्षों से मैं राजनीति की तरफ थोड़ा कम ध्यान देकर शैक्षिक संस्थाओं की ओर ज़्यादा ध्यान दिया। ये पंक्तियाँ मैंने बाबा साहब की जो लिखा हुआ है वहाँ से ली। पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरा करबद्ध निवेदन माननीय कुलपति महोदय जी से है, आप हम सभी को अपना आशीर्वाद दें। And we invite you again and again to come and enlighten us. Thank you. Namaskar.